नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे चंद्र किरण सोनरेखा की कहानी जी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए जी। यही हैं? आश्चर्य से इंदु ने पूछा। हाँ, उपेक्षा से गर्दन हिलाकर सुरेखा ने उत्तर दिया। अरे, इंदु ने एक टुकड़ा समोसे का मुंह में रखते रखते कहा। अच्छा हुआ सुरेखा, तुमने मुझे बता दिया, नहीं तो सच जानो मैं तो कहने वाली थी कि मिश्रानी जी समोसे तो तुम बढ़िया बना लेती हो। ओह, तो क्या होता, इन्हें कोई देखने वाला इससे अधिक समझ भी क्या सकता है। दिन भर झाड़ू हाथ में लिए घर की सफाई में जुटी रहती हैं। पोजीशन का ख्याल तो इन्हें कतई है ही नहीं। मुझे तो बड़ी शर्म आती है इन्हें अपनी ननंद बताते। शायद गांव में रही हैं। कोई भी नहीं, सुरेखा ने मुँह बिचकाकर कहा। शहर में पैदा हुई, शहर में पली, विवाह बेशक गांव में हुआ, किंतु वहाँ रही कितने दिन। जब ही विधवा हो गई और तब से 12 साल होने को आए यहीं हैं। पर इस घर का तो वातावरण ही बिगड़ा हुआ है। लीला ही को ले लो, उसे कोई कहेगा भला कि 9th में पढ़ती है। नारायण और जगदीश का तो कुछ पूछो मत, ढंग से कपड़े पहनने भी नहीं आते। पर मिस्टर गिरीश तो ऐसे नहीं हैं। वह तो इलाहाबाद में रहे हैं, नहीं तो शायद अपनी इन जीजी रानी के अंडर में रहकर वह भी बचिया के ताऊ ही रह जाते। इंदु धीरे धीरे हंसने लगी। बाहर से लक्ष्मी ने पुकार कर कहा, बहू, कुछ चाहिए हो तो मोहना से कह देना, मैं ज़रा जप करने बैठती हूँ। सुरेखा के माथे पर बल पड़ गए। बोली, कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे बहू ना कहा करो, मानती ही नहीं। तो क्या हरज है, कहने दे। लेकिन यह ठीक दोपहर को जप कैसे होगा। इनकी लीला ही निराली है, यही जाने। सुरेखा ने उपेक्षा से कहा। ईश्वर जाने किस धातु की बनी है। दिसंबर की इस भरी सर्दी में 4 बजे सवेरे बर्फ जैसे ठंडे पानी से नहाती हैं, फिर 3 घंटे जप करती हैं। आज मोहना को बुखार था, इसी से गाय की सानी पानी के झंझट में आधा जप ही कर पाई थी। इंदु ने आश्चर्य से लंबी सांस छोड़ी। बाप रे, ठंडे पानी से नहाना। बस कुछ पूछो मत, चाहे सारा दिन बीत जाए, पर जब तक उस शालिग्राम की बटिया को 2 लोटे जल में डुबकी न दे लें, मजाल क्या जो पानी की एक बूंद भी गले के नीचे उतारती हूँ। 2 नौकर हैं, मिश्रानी है, फिर भी खिटपिट कर सारा दिन जाने किन कामों में गंवा देती हैं, और हर तीसरे दिन एकादशी पूर्णमासी के व्रत करती रहती हैं। तेरे रंग ढंग तो इन्हें काहे को पसंद आते होंगे, इंदु ने मुस्कुराकर पूछा। ना आवे मेरी बला से, यहाँ कौन परवाह करता है। मैं तो वही 8 बजे सोकर उठती हूँ, तब तक सब काम हुआ पाती हूँ। मेरी चाय एक टेबल पर रखी होती है। बात यह है कि होती कोई गंवार लड़की तो यह उसे ज़रूर दबा लेती, पर यहाँ तो श्रीमती सुरेखा रानी IAS से पाला पड़ा है ना। इंदु बीच में ही बोल उठी। तुझे तो फ़ायदा ही है। फ़ायदा क्या, मिश्रानी तो रखनी ही पड़ती है, पर जब तक 4 तरकारियाँ अपने हाथ से ना बना लें तब तक इन्हें चैन थोड़े ही पड़ता है। मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है, सारे नौकरों की आदतें खराब कर दी हैं। आधा काम बटा लेती हैं उनका। 2 नौकर हैं, फिर भी जगदीश और नारायण को अपना दोपहर का भोजन करने स्कूल से आना पड़ता है। माना स्कूल 10 कदम पर है, लेकिन नौकर आखिर होते किस मर्ज की दवा है। लीला को देखो, संस्कृत के सैकड़ों श्लोक रटे बैठी है, तुलसी और सूर को घोट कर पी गई है, लेकिन इंग्लिश इतनी भी नहीं कि एक मामूली लेटर तो लिख ले। इंदु थोड़ी देर और बैठी, फिर चली गई। मामा के यहाँ आई हुई थी, इसलिए सुरेखा से मिलने चली आई। 5 साल तक दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती रही थी। सुरेखा आराम कुर्सी पर पड़ी पड़ी उपन्यास पढ़ने लगी, फिर सो गई। सूरज का गोला जब चक्कर खाकर
पश्चिम के अतल नील जल में डूब गया, तब सुरेखा की नींद टूटी। सुना लक्ष्मी पुकार रही थी, बहू, ओ बहू। क्या है जीजी? सुरेखा ने चिढ़े हुए स्वर से ऊपर से ही पूछा। नीचे तो आओ जरा। सुरेखा की इच्छा हुई ना जाए, फिर जाने क्या सोचकर शीशे के सामने आ खड़ी हुई। बाल संवारे, मुंह पर जरा सी क्रीम मली और नीचे उतर आई। क्या काम है? कुछ तिनक कर कुछ ठसक कर जैसे बोली। काम तो कुछ नहीं। लक्ष्मी गाय के लिए दाना दलते दलते बोली। संध्या बेला बहू बेटियों को लेटे न रहना चाहिए। आरती का समय भी होने आया। आरती? सुरेखा तिनक कर बोली। बस इसीलिए मुझे कच्ची नींद से जगाकर सिर में दर्द कर दिया। सारा चौका दोबारा धुला, चूल्हा पोता गया। फिर गंगा जल छिड़कने के बाद चूल्हे में आंच जली। तवे को चिमटे सहित उठाकर लक्ष्मी ने दूर फेंक दिया और मिश्रानी से बोली, अब से मेरी कच्ची रसोई में कभी हाथ मत लगाना, समझी? मिश्रानी चिढ़ उठी। जीजी तो मुझ पर क्यों बिगड़ रही हो? बहू रानी ने कहा तो मैंने अंडे बना दिए। बहू रानी ने कहा और तूने बना दिए? भली ब्राह्मणी है तू तो। यह काम मोहना नहीं कर सकता था क्या? और फिर रसोई घर में बनाने की क्या ज़रूरत थी? अलहदा अंगीठी रखकर क्यों न बनाया? मिश्रानी मुंह भारी करके ऊपर चली गई। सुरेखा बैठी हुई ऑमलेट खा रही थी। नीचे की कुछ कुछ भनक उसके कानों में भी पड़ गई थी। क्या हुआ मिश्रानी जी? हुआ क्या बहू रानी? तुम मेरी नौकरी छुड़वाओगी। देखो जीजी कितनी बिगड़ रही हैं। वे कौन होती हैं नौकरी से हटाने वाली? मैं ना चाहूँगी तो वे कैसे निकाल देंगी तुम्हें? सुरेखा ने प्लेट एक तरफ हटाकर रुमाल से मुंह पोंछते हुए कहा। सो तो ठीक है बहू जी। मिश्रानी का स्वर धीमा पड़ा। पर बहू जी, हुक्म तो वह ऐसा ही चलाती हैं। भला इतना परहेज कौन निभा सकता है? तुम्हें तो वे जैसे खेत की मूली भी नहीं गिनती। सुरेखा झमक कर भुनभुनाती हुई नीचे उतरी। लक्ष्मी उस समय भारी मुंह किए तवे पर कूटू के पराठे उतार रही थी। आज पूरनमासी का व्रत जो रखा था। जीजी, सुरेखा ने तीखे स्वर में कहा। क्या कह दिया मिश्रानी को? ऐसे कहीं नौकर टिकते हैं? लक्ष्मी सन्न रह गई। इतना कड़ा स्वर आज पहली बार ही उसने सुना था। एकाएक वह कुछ सहम सी गई। एक क्षण चुप रहकर बोली, टिके या ना टिके, पर मैं तो अपना धर्म कर्म नष्ट नहीं कर सकती। नॉनसेंस। बड़ा सुंदर धर्म है, हाथ लगते ही छुई मुई हो जाए। लक्ष्मी बहुत नहीं बोलती है। इस घर में वह जन्म से ही है। अम्मा और बाबूजी ने कभी उसकी बात नहीं टाली। उसकी बात सदैव रखी गई है। रखने की बात भी थी। इसी घर और घर के प्राणियों के पीछे अपनी ससुराल के भरे पूरे घर की उपेक्षा कर दी थी उसने। इन्हीं छोटे भाई बहनों के स्नेह से बंधकर वह अपनी जान को जान नहीं समझती थी। उसी के हाथों से सब पले थे। 2 दिन की आई बहू के वचन तीर से लगे। तवे का पराठा उतारकर वह वैसे ही रसोई में छोड़कर उठ गई। सुरेखा ऊपर जा चुकी थी। दोपहर होने को आई। लीला ने ऊपर आकर कहा, भाभी, नीचे जीजी बुला रही हैं। क्यों? कोई 2-3 औरतें आई हैं। अच्छा, अभी मेरी मुंह दिखाई से उनका मन नहीं भरा। चल आती हूँ। और सुरेखा साड़ी बदलने लगी। पूरे आधे घंटे में तैयार होके सुरेखा नीचे उतरी। बहू, यह तुम्हारी चाची लगती हैं और यह भाभी। लक्ष्मी ने स्निग्ध स्वर में कहा। पैर छू लो इनके। सुरेखा के भौंहों पर बल पड़ गए। दम भर चुप रहकर धीरे से उन स्त्रियों से बोली, नमस्ते। फिर कुर्सी पर कोहनी टेक कर खड़ी हो गई। लक्ष्मी का मुंह लाल हो गया। सुरेखा 2 मिनट खड़ी रही, फिर लीला से बोली, लीला, चलती हो हमारे साथ? मिसेस शुक्ला के यहाँ जाना है मुझे। लीला चुप रही। उसने बहन की ओर देखा। लक्ष्मी से अब रहा ना गया। भारी स्वर में बोली, वह ना जाएगी। जाएगी कैसे? सुरेखा ने तिनक कर कहा। बाहर की हवा लगेगी तो लड़की बिगड़ ना जाएगी? यही समझ लो। लक्ष्मी ने वैसे ही स्वर में उत्तर दिया।
जब हमारे घर 2 स्त्रियां बैठी हैं तो उन्हें छोड़कर वह कहीं नहीं जाएगी। कुछ लोगों को दूसरों की बुराई करने में मज़ा आता है। उस बुराई भलाई में अपना निजी स्वार्थ चाहे ना भी हो, किंतु बिना इधर की उधर लगाए जैसे उनकी रोटी हजम नहीं होती। मिश्रानी कुछ ऐसे ही जीवों में से थी। उसे लक्ष्मी से चिढ़ थी। जब तक वह नियम पूर्वक सुरेखा से उसकी बुराई न कर लेती, उसे कल न पड़ती। यूं तो लक्ष्मी अब सुरेखा से अधिक संपर्क ही न रखती थी, अपने काम से काम। फिर भी सुरेखा को ननंद का कोई भी काम हो, यहाँ तक कि उठना बैठना, सभी कुछ गंवारपन दिखाई देता था। लक्ष्मी मोहना को गाय के लिए भूसा देने गई थी। मिश्रानी ने अकेला पाकर सुरेखा को सुनाकर कहा, बिना पैसे की गर्मी पाए भला किसी में इतनी तेजी हो सकती है, और जब सदा से ताली कुंजी इन्हीं के पास रही हो। अकस्मात मिश्रानी का मुंह फक हो गया। लक्ष्मी की धोती का आंचल दिख गया था उसे। सुरेखा ने उसे चुप होते देख मुड़कर देखा और सिक्त स्वर में बोली, छिपकर किसी की प्राइवेट बातें सुनने की सभ्यता इसी घर में देखी है। लक्ष्मी ने सतेज स्वर में उसी तीव्रता से उत्तर दिया, और छिपकर दूसरों की बुराई करना शायद आजकल की शिक्षा में शामिल है। मैं बातें सुनने नहीं, तुमसे चाय पीने को पूछने आई थी। और कमर से तालियों का गुच्छा निकालकर उसने झम्म से कमरे के फर्श पर फेंक दिया। लो संभालो अपना खजाना। गिरीश, मैं थोड़े दिन के लिए जगतपुर जाऊंगी। रमेश की चिट्ठी आई है कि बहू बीमार है। तो जीजी, फिर यहाँ का काम कैसे चलेगा? सब चल जाएगा। अब तो बहू आ गई है ना, आप संभाल लेगी। बहू यानी सुरेखा घर चलाएगी। गिरीश चुप हो गया। गिरीश की चुप्पी चिटक कर सुरेखा को जैसे चिंगारी सी लगी। बोली, नहीं जीजी, जाना मत हरगिज भी, नहीं तो देख लेना इस घर में कोई जीता ना बचेगा। लक्ष्मी ने उत्तर नहीं दिया, अपने ठाकुर जी को पोटली में बांध कर रखने लगी। गिरीश ऑफिस चला गया और 2 बजे की ट्रेन से लक्ष्मी मोहना को लेकर अपने ससुराल चली गई। 3:30 बजे बच्चे स्कूल से लौटे। घर में एक अस्त व्यस्तता सी फैली थी। लीला ने रसोई घर झांका, पूजा की कोठरी देखी और फिर बैठकर रोने लगी। उसकी जीजी कहीं नहीं थी। सुरेखा माथे पर हाथ रखे लेटी थी। उसे रोते देखकर बोली, इतनी अधिक भावुकता संचित है तो फिर उपन्यास लिख डालो ना, कुछ काम ही आएगी। लीला भाभी के भय से चुप हो गई। नारायण और जगदीश रसोई घर में बैठे सवेरे की रोटी खा रहे थे, क्योंकि आज जीजी तो थी नहीं जो पहले से ही ताज़ा हलवा बनाए रखती। नौकर ने आकर पुकारा, बहू जी, गाय की सानी का सामान निकाल दो। सुरेखा ने ताली फेंक कर कहा, जा निकाल ले। नौकर घबरा गया, बोला, जी सानी तो मोहना करता था, मुझे मालूम नहीं कि क्या क्या देना होगा। सुरेखा अजब मुश्किल में फंसी। गाय का भूसा दाना तो दूर, उसने आज तक किसी को रसोई का आटा दाल भी नहीं दिया था, किंतु अपनी यह अज्ञता वह नौकर को कैसे दिखाती। अच्छा ठहरो, कहकर वह ऊपर पहुंची। पुस्तकों की अलमारी में हमारे पशु की एक प्रति पड़ी थी, उसे ढूंढ निकाला और पढ़ने लगी। लीला ने तब तक दाना और भूसा निकालकर नौकर को दे दिया था, जबकि पूरे आध घंटे बाद सुरेखा ने पुस्तक से एक सूची उतारी और लीला को पुकार कर कहा, इतना इतना सामान गणेशी को दे दो। लीला ने एक बार पर्चा पढ़ा, फिर दीवार की ओट में मुंह करके हंसने लगी। हंसी क्यों? सुरेखा ने कुछ गुस्सा होकर पूछा। कौन बात गलत है, जरा बताओ ना। यह शेर भर बिनौले खिलाकर क्या गाय को मारोगी? लीला ने किसी तरह हंसी बंद कर उत्तर दिया, गाय के सब थन सूझ जाएंगे। जी हाँ, बस एक आप ही तो अक्लमंद की दुम हैं, वह इतना बड़ा राइटर तो गधा ही है। सुरेखा ने तेजी से कहा और फिर झमक कर गणेशी को बुलाया और कहा, 5 सेर भूसा, सेर भर दाल, सेर भर बिनौले। नौकर ने अचकचा कर देखा, हाँ हाँ सेर भर, सुनाई नहीं देता क्या? सुरेखा का स्वर बहुत कड़ा हो गया था। लीला ने नौकर को आंख मारकर इशारा किया
वह सुनकर चुपचाप चला गया। लीला टेबल साफ करने लगी। गिरीश के आने का समय जो हो गया था। इतने में नीचे से मिश्रानी ने पुकारा, बहू जी, आज बाबूजी को चाय के साथ क्या दोगी? मठरी तो परसों ही खत्म हो गई थी। कल क्या दिया था? सुरेखा ने खींच कर पूछा। कल तो जीजी ने ताजे समोसे बना दिए थे। अब सुरेखा कुछ सोचकर बोली, तुम चाय बनाओ, आज बिस्कुट रख देंगे। फिर बड़बड़ाई, सारे घर की आदत खराब कर गई है महारानी जी। किसी के गले से बाजार का मीठा नमकीन भी नहीं उतरता। और ज़रा इन बच्चों को तो देखो कि सवेरे की रोटी तो खाई, पर बाजार से कुछ ना लाया गया। गिरीश आ गया। कपड़े उतारने पर जब चाय सामने आई तो प्लेट में बिस्कुट और थोड़ा हलवा रखा देखा। बोला, यह क्या लीला, आज नई बात क्यों? लीला जैसे शर्म से पानी पानी हो गई। धीरे से बोली, भैया जीजी तो है नहीं और मिश्रानी तो वही अपने समय से आई, सो मैंने जल्दी से हलवा ही कर दिया। गिरीश को मीठा नहीं भाता, ना बिस्कुट ही। वह चुपचाप खाली चाय पीकर उठ गया। सुरेखा एक तो घंटे भर तक गाय के खली भूसे की खोज में अध्ययन करते करते थक चुकी थी, उस पर गिरीश का सब छोड़कर उठ जाना। पूरी जलती कड़ाही का बैगन हो गई। बिना चाय पिए ही उठ पड़ी। तो जीजी चली ही गई। गिरीश ने सोचा और चुपचाप पलंग पर उदास मन लेट रहा। अब मिश्रानी की पूरी आफत आ गई। गिरीश 4 शाक तरकारियों के बिना टुकड़ा नहीं तोड़ता था। लक्ष्मी ने कभी सादी थाली परोसकर खिलानी नहीं जानी। उस पर दही बड़ा, अचार, चटनी अलग। मिश्रानी खाली फुलके सेंक देती थी। बहुत हुआ तो 2-1 सब्जी भी उतार देती। संध्या को भी दूध चढ़ाकर चौका छोड़ देती थी और लक्ष्मी स्वयं ही मीठा मिलाकर सबको पिलाती और बचा हुआ जमा देती थी। अब सब काम मिश्रानी पर था। 2 दिन में ही उसके हाथ पैर फूलने लगे। सुरेखा को भी कम मुसीबत न थी। दम दम पर नौकर कहता, बहू जी आज यह नहीं है, आज वह नहीं है, धोबी का हिसाब जोड़ दो और बनिए के सामान के पर्चे पर दस्तखत कर दो। हर दूसरे दिन मिश्रानी कहती, बहू जी घी निपट गया, लकड़ी नहीं है। गिरीश ने अलग उसका नाक में दम कर रखा था। वह हमेशा का ही लापरवाह है, अपनी किसी चीज़ की संभाल नहीं कर पाता। अब रोज ऑफिस जाने के टाइम पर पुकार पड़ती, लीला ज़रा मेरी कमीज में एक बटन तो लगाओ, और यह लो मेरा रुमाल कहाँ गया? सुरेखा ज़रा एक रुमाल तो निकाल दो, और हद तेरे की, इलास्टिक ही गायब है। सुरेखा मारे गुस्से के होंठ चबाकर कहती, इतनी सी भी संभाल नहीं रख सकते? तुम्हें आदमी किसने बनाया था? तब गिरीश धीरे से कहता, क्या बताएं, हमारी संभाल तो जीजी कर लेती थी। और सुरेखा के आग जो एड़ी से लगती तो चोटी पर जाकर बुझती। तो फिर जीजी को ही घर में मुझे क्यों लाए थे? उस दिन गिरीश जब ऑफिस चला गया तब सुरेखा कागज कलम लेकर मेन्यू बनाने बैठी। अब वह हमेशा का झगड़ा निपटा देगी। जिस मौसम में जो तरकारियां होती हैं उन्हें इस हिसाब से बांटेगी कि कम से कम 3 दिन तक पहली सब्जी न बन पाए। गणेशी को पुकार कर पूछा, गणेशी इन दिनों क्या क्या मिलता है बाजार में? जी कहकर गणेशी ने सोचा, इन्हें इतना भी नहीं मालूम। फिर बोला, आलू, गोभी, मटर, शलगम। एक एक करके बोलो जी। नौकर चुप हो गया। पूरे 3 घंटे में सुरेखा ने मेन्यू तैयार किया 5 पृष्ठ रंग कर। उफ, सिर में दर्द होने लगा उसके। गणेशी ने राहत की सांस ली और नीचे भागा, किंतु सुरेखा को अभी छुटकारा कहाँ। गाय के बच्चा होने वाला है, ग्वाला कह रहा था, सो अभी पशु चिकित्सा आदि देखने थे। एस्प्रिन की एक टैबलेट निकलकर वह कुर्सी पर आ बैठी। अभी 2 ही पृष्ठ पढ़े थे कि नीचे से चिल्ल पुकार ने उसका ध्यान भंग कर दिया। गणेशी पुकार रहा था, बहू जी लाली लौट आई। सुरेखा पुस्तक पटक कर नीचे उतरी। देखा गाय बुरी तरह डकरा रही थी। मछली सी तड़प तड़प कर पटकियां ले रही थी। सुरेखा को तो फिट पड़ जाने का संदेह होने लगा। राम करे मर जाए यह मोहना।
गया सो लौटा ही नहीं। ग्वाला पास ही खड़ा था, बोला बहू जी बुलाओ किसी को, नहीं तो लाली बचती नहीं दिखती, पेट में ही उल्टा हो गया है बच्चा। क्या करूं? सुरेखा सोचने लगी। बहू जी रामचरण को बुला लूं? हिश, वह क्या करेगा? ठहरो मैं डॉक्टर चटर्जी को फ़ोन करती हूँ। बराबर में टेलीफोन इंस्पेक्टर रहते थे। सुरेखा ने वहीं से फ़ोन किया। डॉक्टर नहीं मिले। अब बड़ी मुश्किल पड़ी। ग्वाला रामचरण को बुला लाया। रामचरण मोहल्ले में मवेशियों का डॉक्टर था, बिना पढ़ा लिखा। उसका तो यह पुश्तैनी पेशा था। उसके खानदान का हर एक बाप अपने बेटे को इसे सिखा जाता था और आशीर्वाद रूप में हाथ शफा दे जाता था। सो रामचरण के हाथ में भी शफा थी। घरेलू दवाइयाँ जानता था, अक्ल से नहीं विश्वास से काम लेता था। देखभाल कर रामचरण ने कहा, गरम चीज़ देनी होगी, गैया सीत में आ गई है, थोड़ा गुड़ मंगाओ उसे पकाकर। घी गुड़, इससे तो ब्रांडी ही ठीक रहेगी, गर्मी ही पहुंचानी है ना, सो ब्रांडी फौरन पहुंचाएगी और फिर उसके नशे में इसका दर्द भी हल्का पड़ जाएगा। बात की बात में एक बोतल ब्रांडी भी आ गई और आधी बोतल बलात लाली के गले में उतार दी गई। उफ, लाली ने 10 मिनट में सारा घर सिर पर उठा लिया। ग्वाले और रामचरण की आफत आ गई। सुरेखा का जी कह रहा था कि घर छोड़कर भाग जाए और इस मोहना और जीजी को राम राम करके लाली ने बछड़ा दिया। कई दिन बाद वह स्वस्थ हुई। आज मिश्रानी ने भी जवाब दे दिया, यह रोग मेरे बस का नहीं है। 8 रुपए में इतना काम, सारा दिन यहाँ खप जाता है। गिरीश ने नाराज होकर कहा, तो जाओ ना, हमें क्या नौकर नहीं मिलेंगे? सुरेखा भी मिश्रानी से खुश नहीं थी। इतना सामान आता था घर में, फिर भी हर समय तंगी बनी रहती थी। उसने भी कह दिया, जाओ, तुम नहीं होगी तो क्या हमें खाना न मिलेगा? मिश्रानी कहाँ की भली थी, जब नौकरी ही छोड़नी तब दबे क्यों? बोली, मिला बस खाना, दाल में नमक छोड़ना तो आता नहीं। सुरेखा तिलमिला गई। गिरीश ने कोट पहनते पहनते कहा, अच्छा तो सुरेखा, आज शाम को होटल में खा लेंगे, कल तक कोई मिसर मिल ही जाएगा। क्या बताएं, लीला भी कैसे समय में बीमार पड़ी है। सुरेखा अब सह नहीं पाई, भरे हुए स्वर में बोली, होटल की बात गलत है, 4 आदमियों का खाना ही क्या, सब बन जाएगा। जब गिरीश ऑफिस चला गया तब सुरेखा साबूदाना पकाने बैठी। डॉक्टर ने लीला को बताया था। जाने कैसा साबूदाना था कि दूध में पड़ते ही जम गया। चमचा मारते मारते सुरेखा तंग आ गई, पर उसमें से पड़ी गुठलियां न खुलीं। गरम गरम कई छींटे सुरेखा के मुंह पर उचटकर आ पड़े। चीख कर नौकर से बोली, गधे, कैसा साबूदाना लाया है, नकली है एकदम। गणेशी सिटपिटा कर बोला, जी वही तो है जो परसों छोटी बीबी ने मुन्ने के लिए पकाया था। सुरेखा के तब धीरे से होंठ हिले। पुराना हो गया शायद इसी से। लीला ने जब साबूदाना देखा तो हंसी से उसका बुरा हाल हो गया। जैसे तैसे 2 चम्मच खाए, फिर कटोरा पलंग के नीचे सरकाकर लेट गई। सुरेखा दोपहर से ही रसोई घर की शोभा बढ़ा रही थी। पाक शिक्षा, पाक चंद्रिका, गृहिणी शिक्षा की जिल्दें क्रम से खुली हुई थीं और हाथ में तराजू बाट, और सब सामान तोलकर हिसाब से वह ऐसा भोजन तैयार करेगी कि खाने वाले भी उंगलियां चाटें। सेर भर आलू में 2 तोला नमक, 1.25 तोला धनिया, 1 तोला हल्दी, और पर हवा के झोंके में पृष्ठ हिल गए। सुरेखा तराजू रखकर पुस्तक फिर संभालती। 3 बजे तक उसने सब तरकारियों के मसाले और समोसे का सामान छांट कर रख लिया। 3:30 बजे स्टोव और अंगीठी सुलगाकर वह रसोई बनाने लगी। बड़ी मुसीबत थी। प्याज काटने से आंखें बीर बहूटी बन गई थीं। मसाला अलग हाथों में जलन पैदा कर रहा था। ऐनक की कमानी स्टोव की तेजी से गर्म हो उठी तो उसे उतारते समय हाथ की चिकनाई से फिसलकर कड़ाही में जा पड़ी। उफ, बैठे बिठाए 16 रुपए का यह नुकसान हो गया।
सुरेखा ने अफसोस से दोनों हाथ मले, पर अब हो ही क्या सकता था। साड़ी में हल्दी के धब्बों की तो कुछ पूछो मत। इतनी गंदी धोती तो उसने अपनी लगन के दिनों में भी न पहनी थी। 10 समोसे बनाए और पूरा 1.5 पाव घी फूक गया। जाने जीजी कैसे रोज बनाती थी, ऐसे तो दिवाला निकल जाएगा। 6 बजे तक सुरेखा ने कई तरकारियां बना डाली। बस सूखे आलू जरा जल गए थे। मटर में थोड़ा शोरबा अधिक हो गया था। परवल जाने बासी थे क्या कि 2 घंटे भूनने पर भी गीले ही रह गए थे। समोसे भी ठंडे होकर जाने क्यों ऐंठ से गए थे। बात यह थी कि मोयन डालना ही भूल गई थी। क्या क्या याद रखे सुरेखा। दर्द से माथा फटा जा रहा था सो अलग। आज गिरीश अभी तक ऑफिस से न लौटा था। चाय रखी रखी काली पड़ गई। सुरेखा की भुनभुनाहट से रसोई मुखरित हो रही थी। गणेशी और दूसरे नौकरों की टांगें बाजार जाते जाते तौबा बोल रही थीं। 6:30 बजे गिरीश आया। चाय और बिस्कुट भेजकर सुरेखा समोसे बनाने बैठी। गिरीश ने कहा, क्या होगा समोसों का, अब खाना ही खा लूँगा। किंतु वह मानी नहीं, वानगी जो दिखानी थी उसे। 2 मिनट बाद उसने गिरीश की तस्तरी में 2 समोसे रख दिए। गिरीश ने चाय का एक सिप लेकर समोसे का एक टुकड़ा तोड़ा ही था कि ओ करके वह कुर्सी से उछल पड़ा, फिर थू थू करता बाहर आ गया। क्यों, क्या हुआ? सुरेखा ने उसे आंगन में नाचते हुए देखकर पूछा। क्या डाल दिया समोसों में? मालूम होता है जैसे टाटरी में पकाए हूं। तुम भी खूब हो। सुरेखा चिटक पड़ी। पहले खाना सीख लो। मैं तो खटाई से वैसे ही दूर भागती हूँ। कसम खाने को तो डाली नहीं। गिरीश चुपचाप कुल्ला करके कमरे में चला गया। इतनी सरदर्दी का यह पुरस्कार? सुरेखा के तन बदन में आग लग गई। भुनभुनाती हुई कमर में आंचल लपेटकर पूरियां उतारने लगी। कमबख्त आधी से अधिक थाल में ही चिपट गई थीं। जो छूटी उनमें से भी मुश्किल से 2-4 फूली। खैर बन गई किसी तरह। सुरेखा ने थाल परोसकर नौकर के हाथ भेजा और कड़ाही चूल्हे पर ही छोड़कर कमरे में पलंग पर आ लेटी। इतनी मुसीबत कभी ना उठाई थी उसने। हाथ में कई जगह छाले पड़ गए थे। गरम घी आ पड़ा था सो जलन हो रही थी अलग। जब लेटा ना गया तो उठकर दूसरे कमरे में चली, जहां गिरीश भोजन करने बैठा था, कि अकस्मात गिरीश ने थाल झन्न से नीचे पटक दिया। फूल का थाल गिरकर खील खील हो गया। कटोरियां आंगन में जा पड़ी। सब चीज़ों में खटाई भरी पड़ी है। पूरियां जल गईं सो अलग, गिरीश ने आंगन में आकर कहा। सुरेखा और गिरीश में तर्क युद्ध छिड़ गया। वह कहता था कि खटाई भरी पड़ी है और वह कहती थी, खटाई मैंने आँख से भी नहीं देखी आज। डालने की बात रही सो अलग। लीला की जरा आँख लग गई थी। गर्जन तर्जन सुनकर लीला जाग पड़ी। फिर भाई भावज की गरम गरम बात सुनने लगी। देर तक सुनने के बाद उसने पुकार कर कहा, भाभी, तुमने क्या मसालदानी में जो डिबिया थी उसमें से डली निकाली थी? हाँ, नमक थोड़ा था सो कूट कर मिला लिया था। अरे, लीला ने कहा, वह तो टाटरी थी। रात को सुरेखा को ज्वर चढ़ाया। सवेरे गिरीश ने गणेशी से कहा, जा डॉक्टर चटर्जी से सब हाल कहकर दवा ले आ, और सुन, ले यह अर्जी श्याम सुंदर बाबू को दे आ। 2 दिन की छुट्टी ली है मैंने। और दोपहर की गाड़ी से गिरीश जीजी को लिवाने चला गया। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।